आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए एक मर्मस्पर्शी कहानी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं। इसे लिखा है लंबे समय से कहानी लेखन में सक्रिय स्नेहलता स्नेहा मोहन जी ने। अब सुनिए कहानी आशा की जुबानी। आज मैंने फिर से उसे छत पर देखा, अलगनी पर कपड़े सुखाते हुए। पीली आभा लिए गोरा रंग, पतली काया, तीखे नए नक्श, मंझोला कद और हल्के प्रिंट की सफ़ेद साड़ी। चेहरे पर उदासी की परत। मुश्किल से 22-23 साल की होगी। मैं एकटक उसे देखती रही। मेरी तरफ पीठ होते हुए भी शायद उसे मेरे घुरने का एहसास हो गया था। उसने पलटकर मुझे देखा तो मैंने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। एक पल ठिठक कर उसने हाथ जोड़ दिए। खाली बाल्टी लेकर जाने के उपक्रम में मेरे टोकने पर रुक गई। सुनो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी कुसुम। फिर वह ना रुकी, तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। मेरे पति ने रिटायर होने पर सरकारी मकान छोड़कर इस कॉलोनी में एक 2 मंजिला मकान खरीद लिया था। मेरी बेटी कानपुर और बेटा चेन्नई में रहते थे। दोनों शादीशुदा थे। हमारा मकान और चौबे जी यानी कुसुम के ससुर का मकान जुड़ा हुआ था। दोनों छतों के बीच एक 3 फीट की दीवार थी जो आसानी से फांदी जा सकती थी। सर्दियां शुरू होने पर मैं अक्सर छत पर गुनगुनी धूप का आनंद लेने चली जाती थी। चौबाइन से छत पर ही 2-3 बार मुलाकात हुई थी, लेकिन बात कुछ आगे न बढ़ सकी। उनके रूखे स्वभाव से ही समझ गई कि इस स्त्री से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। मेरी बगल वाली दूसरी पड़ोसी कलावती उतनी ही बातूनी थी जितनी चौबाइन मितभाषी। उसी से पता चला कि चौबे जी की परचून की दुकान है बाजार में। छोटा बेटा 12वीं में पढ़ता है और बड़ा बेटा पिछले वर्ष कोविड महामारी का शिकार बन गया। कुसुम उसी की विधवा है। बेचारे की शादी को 1 साल ही हुआ था कि उसका सुहाग उजड़ गया। पति जिस निजी कंपनी में क्लर्क था, वहाँ मिन्नतें करके चौबे जी ने कुसुम को बेटे की जगह नौकरी पर लगवा दिया। घर आते पैसे तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन बहू के प्रति सहानुभूति नहीं थी। चौबाइन तो उसे यही ताना देती कि डायन आते ही मेरे बेटे को खा गई। घर का सारा काम कुसुम को सुपुर्द कर खुद आंगन में बैठी मोहल्ले की औरतों के साथ बहु पुराण सुनती और सुनाती रहती है। बेचारी कुसुम दफ्तर और घर का काम निपटा कर थक कर देर रात सोने जा पाती है। सुना है बीए पास है। मेरे पूछने पर कि पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर होने पर भी वह इतनी दबी सहमी सी क्यों रहती है। अरे काहे की आत्मनिर्भर? तनख्वाह के सारे पैसे तो चौबान पहले दिन ही हड़प लेती है। इसे रोटी पानी दे रही है, ये क्या कम एहसान है उसका? कलावती हाथ मचाते हुए बोली। यह सब जानकर मुझे उस पति विहीन संतान विहीन युवती से जो एक नारकीय यातना से भरा जीवन जी रही थी, एक करुणा भरी सहानुभूति सी हो गई। मैं उससे बात करने का जब तब बहाना ढूंढती रहती थी, पर वह छत पर बहुत कम आने लगी थी। कुसुम की सास की कर्कश वाणी मुझे अपने कमरे तक सुनाई दे जाती थी। मैंने जवाब में कभी कुसुम का स्वर नहीं सुना। जाने किस मिट्टी की बनी थी, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति थी वह। एक दोपहर जब कुसुम छत पर सूखते कपड़े उठाने आई तो हमारी आंखें चार हुई। मैं मुस्कुराई तो उसने नमस्ते की। मैंने पहले से ही एक प्लेट में कुछ मठरियाँ और नींबू का अचार रखा था। उसे पास बुलाकर कहा, बेटा जरा देखना तो मठरी कैसी बनी है, आज ही बनाई है। कुसुम ने सकुचाते हुए आधा टुकड़ा मठरी का अचार के साथ लगाकर खाया और मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। अरे तो फिर और लो ना, वरना मैं सोचूंगी मेरा दिल रखने को कह रही हो। कहते हुए मैंने 2 मठरियाँ और उसकी प्लेट में डाल दी। बड़ी मनोहार करके मैंने उसे थोड़ा बहुत खिलाया तो मन को बहुत सुकून मिला। फिर तो मैंने अपनी ड्यूटी ही लगा दी उसे खिलाने पिलाने की। छत पर जो छोटा सा कमरा था उसमें नमकीन, मिठाई, शक्कर पारे
मठरी, पापड़ इत्यादि का स्टॉक रखने लगी। सुबह का सारा काम निपटाकर मैं छत पर निवार की खटिया पर धरना देकर बैठ जाती और कुसुम की राह तकती। जब कभी वह दिख जाती तो बहाने बनाकर उसे कुछ ना कुछ जरूर खिला देती। वह भी मुझसे हिल मिल गई थी। मुरझाया चेहरा मुझसे बात करके खिल उठता तो मेरी छाती ठंडी हो जाती थी। उसकी हंसी के पीछे छुपी एक पीड़ा का एहसास होता था। बनीली आंखें अपने अंदर आंसुओं का समंदर दबाए रहती थी। एक रविवार को मैंने मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया और चल पड़ी छत की ओर। कुसुम मुंडेर पर बैठी अपने गीले बाल सुखा रही थी। हम दोनों बातें करते हुए भोजन का आनंद ले रहे थे कि चौबाइन दबे पाव वहाँ कब पहुँची हमें पता ही नहीं चला। अच्छा, तो यहाँ सब ये चलता है, तभी मैं कहूँ कि छत पर इतनी देर क्यों लगती है करमजली को। चौबाइन की दहाड़ सुन कुसुम के हाथ से प्लेट छूट गई। सहम कर सिर ढकते हुए वह तीर से सीढ़ियों उतर गई। मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चौबाइन बोली, देखो बहन जी, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी बहू से दूर ही रहो। ये खाना खिलाकर आप क्या साबित करना चाहती हो कि हम उसे खाने को नहीं देते? पता नहीं उसे क्या क्या पट्टी पढ़ाते रहती हो। मैं हक्की बक्की सी कुछ कहने को मुंह खोलती उससे पहले ही वह धम धम करती सीढ़ियां उतर गई। काफी समय तक उसके कुसुम पर बरसने की आवाजें आती रही। इस घटना के बाद कुसुम का छत पर आना लगभग बंद ही हो गया। शायद तब आती जब मैं छत पर नहीं होती थी। एक बार कुसुम ने पूछा था कि वह मुझे मौसी जी कह सकती हैं। अपनेपन सा लगता है। मैं गदगद हो उठी थी। खुद पर मान भी हो आया कि एक उदास सहमी सी लड़की को मैंने हंसना बोलना सिखा दिया। मैं उसके सूने जीवन में एक ताजी हवा का झोंका बनकर आई थी, लेकिन उसकी सांस ने उसे फिर एक घुटन और सर्द खामोशी में डूबे दूषित माहौल में जीने को विवश कर दिया। कलावतिया ताड़ गई थी कि मेरे दिल में कुसुम के प्रति प्रेम और करुणा है। बस रोज ही आकर चौबाइन के दुर्व्यवहार और अत्याचार की खबरें मुझे सुना जाती थी, जिससे मेरा मन और व्यथित हो जाता था। धीरे धीरे मैंने आंगन में बैठना ही छोड़ दिया और बाहर का दरवाजा भी बंद ही रखती। करीब 3 महीने बाद की बात है। सुबह सुबह चौबे जी के घर में शोरगुल की आवाज़ें आने लगी। तभी कलावती ने दरवाज़ा खटखटा कर मुझे बाहर बुलाया और कहा, जल्दी से छत पर आ जाओ, बड़ी मज़ेदार खबर है। मैं अपने नारी सुलभ जिज्ञासु स्वभाव के चलते फटाफट ऊपर छत पर चली गई। कलावती पहले से ही मेरी छत पर मौजूद थी और छत के अगले हिस्से पर आने का इशारा करने लगी। वहाँ से चौबे जी का खुला आंगन दिखाई देता था। उनके घर पुलिस आई हुई थी। चौबे दंपति हाथ नचा नचा कर कुछ बता रहे थे और इंस्पेक्टर बयान लिख रहा था। आवेश में चिल्लाते शोरों से मैं कुछ समझ नहीं पाई। हाँ, इंस्पेक्टर के शांत और रोबीले स्वर अवश्य कानों में पड़े। आपको कब पता चला? किसके साथ गई है? आदि। मैंने प्रश्नवाचक दृष्टि से कलावती को देखा तो वह आंखें मटकाती हुई बोली, अरे बहन जी, कुसुम भाग गई। पता नहीं किसके साथ उसका नैन मटक्का चल रहा था। वो तो बड़ी चालू निकली, कैसी सीधी लगती थी। मैं हतप्रभ से उसे देखती रह गई। उसका प्रलाप अब मेरे कानों में नहीं पड़ रहा था। सिर में जैसे हथौड़े बज रहे थे। मैं सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। बहन जी, अब ठीक तो हैं? अरे इतना मत सोचो। अच्छा है, कुसुम इनके चंगुल से छूट गई। मैंने उसे इशारे से कुछ बता नीचे उतर आई। पतिदेव दरवाजे पर खड़े किसी से बातें कर रहे थे। मैं सीधी जाकर पलंग पर लेट गई। कुसुम के व्यक्तित्व के साथ उसका उठाया हुआ यह कदम मेल नहीं खा रहा था। वह तो बड़ी शालीन और संस्कारी युवती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तंग आकर उसने खुदकुशी कर ली हो या फिर चौबाइन नहीं उसका गला दबा दिया हो। अरे नहीं नहीं, यह मैं क्या अशुभ सोचने लगी। पतिदेव अंदर आए तो मुझे सिर पकड़े लेटे देखकर बोले, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुमने अपने बीपी की दवाई ली या नहीं? प्रश्न को अनसुना कर मैंने खुद ही सवाल दाग दिए। जरा बताओ तो बाहर लोगों से क्या खबर लेकर आए हो? मैं उठकर बैठ गई। कलेजा जोरों से धड़क रहा था कि ना जाने क्या सुनने को मिले। अरे भाई, जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहता है भाग गई, कोई कहता है नदी में कूद गई। पुलिस को तो चौबे परिवार पर ही शक हो रहा है कि इन्होंने ही कुछ कर दिया हो।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने कहा, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। श्रीमती चौबे का कहना है कि आपकी उनकी बहू के साथ खूब पटती थी। शायद आपको पता हो वह कहाँ गई है। इंस्पेक्टर मुझ पर नजरें गड़ाए हुए बोला। मुझे चौबान पर बड़ा गुस्सा आया। मुझे क्यों फंसा रही है ये औरत। पतिदेव ने आंगन में पड़ी कुर्सी को इशारा करते हुए इंस्पेक्टर को बैठने को कहा। मैंने इंस्पेक्टर को बताया कि कभी कभी छत पर कुसुम से बात हो जाती थी, लेकिन उसकी सास को यह पसंद नहीं था, तो कुसुम से कहा किसी से बातचीत करना, इसलिए उसने छत पर आना ही छोड़ दिया था। मेरी तो कई दिनों से उससे बात हुई और न ही मैंने उसे देखा है। इंस्पेक्टर बयान नोट करके चला गया। लोग भी तितर बितर हो गए। कुसुम का कुछ पता नहीं चला और धीरे धीरे यह बात जैसी उठी थी वैसे ही दब भी गई। हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। अचानक हमें कानपुर जाना पड़ा। बेटी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। कुछ दिन देखभाल की ज़रूरत थी उसे। एक दिन मैं बाजार सब्जी लेने गई तो साथ वाली दुकान पर मोल भाव करती महिला की आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगी। सब्जी वाले को पैसे देकर जैसे ही वह पलटी, हमारी आंखें चार हुई। हम दोनों ही सकते में आ गए, क्योंकि इस तरह अचानक मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। पहले कुसुम ने ही बढ़कर मेरे पांव छू लिए। मौसी जी, कैसी हो आप? यहाँ कैसे? अच्छा, दीदी के पास आई होंगी। उसे याद था कि मेरी बेटी कानपुर में रहती है। इस कुसुम अब पहले वाले कुसुम में कोई समानता नहीं थी। ये तो एक ताजे खिले पुष्प की भांति अपने नाम को सार्थक कर रही थी। भरा भरा शरीर, तनाव रहित चेहरा। अरे, मेरी नज़र उसके पेट के उभार पर जा अटकी। उसने आंचल ठीक करते हुए पेट से सब्जी का थैला टिका लिया। मेरी निगाहों ने उसका मुआयना करते हुए माथे पर लगी बिंदी और मांग के सिंदूर को भी देख लिया। तो लोग सच ही कह रहे थे, वह किसी के साथ मुंह काला करके भागी थी। कहाँ मैं ये सोचकर संतुष्ट थी कि चौबे जी के नर्क से छूट गई थी, लेकिन आज उसे एक विवाहित स्त्री जैसा श्रृंगार किए देख मन वितृष्णा से भर गया। मेरे मन में बसी उसकी शालीन छवि कहीं खो गई। हृदय चोटिल हो गया। मेरे मन के भावों को चेहरे पर पटकर वह मेरा हाथ पकड़कर एक ओर ले जाते हुए बोली, मौसी जी, आप भी मुझे औरों की तरह एक कलंकनी समझ रही हैं ना? मुझे औरों की परवाह नहीं है, लेकिन आप मुझे गलत समझेंगी तो बहुत पीड़ा होगी। मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह सुनाए बिना मैं आपको यहाँ से जाने ना दूंगी। मैं यंत्रवत उसके साथ चलती गई, जैसे वो सांप सूंघ गया हो। मुझ मुँह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। हम पास में ही एक पार्क की बेंच पर जा बैठे। मौसी जी, आप मुझसे नाराज़ हैं ना? सच बताइए। मैं तब तक अपने सकते की स्थिति से बाहर आ चुकी थी। शांत स्वर में कहा, लोगों की इस बात पर मुझे कतई विश्वास नहीं था कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। मुझे लगा था कि अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए या तुमने स्वयं का अंत कर लिया है या फिर अपनी माँ के पास चली गई हो। लेकिन तुम्हारी माँ के वहाँ आने पर यह आशा भी खत्म हो गई कि तुम माँ के पास हो। मेरा यह शक भी दूर हो चुका था कि तुमने आत्महत्या की होगी, क्योंकि तुम्हारी लाश भी नहीं मिली थी। लेकिन तुम्हारा यह रूप देखकर मुझे धक्का लगा कि मेरी राय में तुम्हारे बारे में कितनी गलत थी मेरी राय। अगर तुम्हें किसी के साथ घर बसाना था तो घर में साफ साफ क्यों नहीं बता दिया? तुम बालिग थी, तुम्हें तो कानून भी नहीं रोक सकता था शादी करने से। आवेश में इतनी लंबी बात कह देने से मैं हाफ गई। कुसुम को देखा तो वह पल्लू से आंखें पोंछ रही थी। मौसी जी, मैं वहाँ से इस तरह निकलूँगी मैंने खुद सपने में भी नहीं सोचा था, परंतु तकदीर ने मुझे ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया था कि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। आप जानती हैं, मेरे भागने से कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या घटना घटी? हमेशा की तरह उस रात भी मैं करीब 11 बजे काम निपटा कर अपने कमरे में गई। इतनी थकी थी कि बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। कुंडी लगाना भी याद नहीं था रहा। कुछ देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे लिपट कर सोया हुआ है। गर्दन पर गर्म सांसें महसूस कर मैं घबरा कर उठने लगी तो उसने मुझे दबोच लिया और गंदी हरकतें शुरू कर दी। अब तक मेरी आंखें अंधेरे में खिड़की से आती रोशनी में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। अपने देवर पवन को देख मेरे गले से जोर की चीख निकली
और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर मैं बेड से उतर गई। छी पवन, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी भाभी के साथ ऐसा करते हुए? तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो। मैं भाग कर दरवाज़ा खोल बाहर निकल गई और माँ जी को आवाज़ देने लगी। पवन मुझे धक्का देकर अपने कमरे में भाग निकला। माँ जी और बाबू जी को आंखें मलते अपने कमरे से बाहर निकल आए। अरे नास पीटी, क्यों इतनी रात को चिल्लाकर हमारी नींद खराब कर रही है? माँ जी मेरे करीब आते हुए बोली। मैं थर थर काँप रही थी। रुआसे स्वर में उन्हें सब कह सुनाया। सुनकर उन्हें दोनों सकते में आ गए, लेकिन मुझ पर ही दोष लगाते हुए कहने लगे कि पवन तो अभी बच्चा है, तेरी ही नियत में खोट है। मेरे बच्चे पर खुद डोरे डालती है और लांछन उस पर लगाती है। मैंने कसम खा कर कहा कि मैं सच कह रही हूँ, मगर वे नहीं माने। तभी नाटकबाज पवन ऐसे बाहर आया जैसे हमने उसकी नींद खराब कर दी हो। मम्मी, ये क्या शोर मचा रखा है? आपके ड्रामे तो कभी खत्म ही नहीं होते। सुबह भाभी को डांट लेना, अभी सो। जैसे ही वह जाने को मुड़ा, माँ जी ने उससे पूछा, क्या तू अभी भाभी के कमरे में गया था? क्या मजाक कर रही हो मम्मी, मैं तो 10 बजे ही सो गया था। कल मोही, तेरी जवानी जैसे तेरे बस में नहीं है तो कहीं जाकर डूब मर। मुझे कोसते हुए माँ जी अपने कमरे में चली गई। ससुर जी गहरी नजरों से मुझे देखते वहीं खड़े रहे, फिर मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए पीठ तक ले गए। क्या मैं पुरुष स्पर्श को पहचानती नहीं थी? वह पिता का वात्सल्य भरा स्पर्श तो था नहीं, बल्कि एक छिछोरे पुरुष का हाथ था। मैं चिहुक कर पीछे हटी और दरवाजा बंद कर पलंग पर जा गिरी। अब मुझे वह घर एक जेल की कोठरी लग रहा था, जहाँ रक्षक ही भक्षक बन चुके थे। मैं सुबह घर के काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था तो मुझे काम समझाने के लिए एक सीनियर क्लर्क की ड्यूटी लगाई गई थी। महेंद्र बाबू नाम था उनका। वे बहुत गंभीर और शांत प्रकृति के इंसान थे। काम में कोई भी मुश्किल आती तो उनसे मदद ले लिया करती थी। उस दिन मुझे उदास और लाल आंखें देखकर मेरे टेबल पर आकर बोले कि ये तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, तो तुम छुट्टी ले लो। लेकिन मैं घर जाना नहीं चाहती थी। वह फिर मेरे पास आकर बोले, कुसुम जी, कोई बात जरूर है, वरना आप इतने परेशान नहीं होती। उस समय मुझे किसी हमदर्द, किसी अपने के सहारे की ज़रूरत थी। इतने दिनों से मुसीबतों का सामना अकेली करती आ रही थी, लेकिन रात की घटना से मेरे सब्र का बांध टूट गया था। उनके अपनेपन से हाल पूछने पर मैंने फूट फूट कर सारी बातें सच का सच उन्हें बता दिया। वे बहुत गुस्से में थे। मुझे पानी पिलाकर प्रेम से बोले कि मुझ पर भरोसा है तो बताओ क्या बात है, शायद मैं कुछ मदद कर पाऊँ। फिर वह मुझे एक कागज़ पर अपना पता और फ़ोन नंबर लिखकर देते हुए कहा कि जब भी उनकी मदद की ज़रूरत हो मैं संकोच ना करूं। मन का गुबार निकल जाने से मैंने हल्का महसूस कर रही थी। उन्हें शुक्रिया कहकर मैं वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोया। आकर देखा तो टेबल पर एक सेब रखा था। वे खाने का इशारा कर रहे थे तो मैं उनकी बात टाल नहीं सकी। शाम को घर पहुंचे तो तीनों राक्षस आंगन में ही मौजूद थे। अंदर पांव रखते ही उनके व्यंग के बाण मुझे बेंधने लगे। अवसर पाकर पवन मेरे कान में कह गया कि देख लिया, तुम पर कोई विश्वास नहीं करता और मैंने एक झूठी कहानी सबको सुना दी है कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मेरी बात मान लो, नहीं तो बच जाओगे। मैं अग्नि नेत्रों से उसे घूरती किचन में चली गई। अब मैं अकेली रहने से घबराने लगी थी। मुझ पर चरित्रहीन का ठप्पा लग गया था। एक शाम जब माँ जी कीर्तन में गई थी, बाबूजी ने बैठक में बुलाया। उनके साथ 2 धूर्त किस्म के आदमी भी थे। मुझे चाय बनाने को कहकर वे बातें करने लगे। चाय देने के बाद मैं लौटने लगी तो बाबूजी ने बैठने को कहा, पर मैं खड़ी रही। कुसुम, ये बहुत बड़े व्यापारी हैं, इनसे मुझे बहुत बड़ा ठेका मिलने वाला है। तुम जरा तैयार होकर इन्हें राम मंदिर घुमा लाओ और हाँ, लौटते हुए इनके होटल से मसालों के सैंपल लेती आना। वे दोनों व्यक्ति मुझे ऊपर से नीचे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं उनकी मसाले की बोरी हूँ जिसे छूकर उसकी गुणवत्ता की जांच करने वाले हों। घृणा से बाबूजी को देखते हुए मैंने मना किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे खाना भी बनाना है। घंटे भर बाद माँ जी वापस आई। इससे पहले कि मैं कुछ कहती वे मुझ पर बरस पड़ी।
तू तो चाहते ही नहीं कि हमारी तरक्की हो, लाखों का नुकसान करवा दिया। क्या होता अगर चली जाती तो उनके साथ? मगर माँ जी, वे शरीफ नहीं लग रहे थे। उनकी नजरें बड़ी, ओहो, बड़ी सत्य सावित्री बनती है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पवन ने हमें सब बता दिया है। माँ जी, पवन झूठ कह रहा है। चुप कर कमीनी, वरना अभी घर से निकाल दूंगी। रात को बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू जरा आयोडेक्स लाना, पेट में बड़ी दर्द है। माँ जी टीवी देखने में मगन थी। डरते हुए मैं बाबूजी के रूम में पहुंची। वे बिना बनियान पहने बेड पर औंधे लेटे थे। जरा मेरी पीठ मल दे, बड़ी दर्द है। मैंने अभी मालिश शुरू की थी कि वे पलट कर मुझे बाहों में भरते हुए बोले, तेरी शर्म निकाल देता हूँ, कल उन दोनों को भी खुश कर देना। मुझे पहले से ही शक था उनकी नीयत पर, इसलिए मैं पूरी तैयारी करके आई थी। साड़ी में छुपाया बेलन मैंने उनके सिर पर दे मारा और बिना मुड़े भागती हुई घर से बाहर निकल आई। काफ़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुपकर मैंने ब्लाउज से मैं छिपाया हुआ फ़ोन निकाल कर महेंद्र बाबू को कॉल किया। फिर एक रिक्शा में बैठ उनके घर की ओर चल पड़ी। वे रास्ते में ही स्कूटर पर आते दिखाई दिए। मैं उनके साथ उनके घर आ गई। उनकी माताजी और छोटी बहन मुझे प्यार से घर के अंदर ले गई। मुझे थोड़ा पानी पिलाया। मुझे दिलासा देकर महेंद्र बाबू बोले, पहले रोना बंद करो और बताओ क्या हुआ। मैं जैसे जैसे घटनाएं दोहराती गई उनका क्रोध बढ़ता गया। वे मुट्ठियां कस रहे थे। आंटी जी और उनकी बहन सुषमा की भी आंखें नम हो गई। बात खत्म होते ही आंटी जी ने मुझे अंक में भर लिया और पेट सहलाते हुए बोली, बेटी अब मुड़ के उस नर्क में को देखना भी नहीं। सुषमा जी ने कहा, तुम यहाँ सेफ हो, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे। अगले दिन सोमवार था। महेंद्र बाबू ने कहा कि वे ऑफिस में सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे ताकि किसी को शक ना हो। उनके जाने के बाद आंटी और सुषमा जी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने सुषमा जी से पूछा कि आपकी भाभी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या कहीं बाहर गई हैं? तो एक ठंडी सांस भरकर बोली कि मेरी भाभी नहीं है। क्या महेंद्र बाबू ने अब तक शादी नहीं की है? नहीं, ऐसा नहीं है। 8 साल पहले भैया का ब्याह हुआ था। खुशहाल परिवार था हमारा। साल भर बाद भाभी के गर्भवती होने की खबर सुनकर हम खुशी से झूम उठे। बच्चे के आने की खुशी हम बेसब्री से करने लगे। 7वें महीने गोद भराई के बाद भाभी डिलीवरी के लिए मायके चली गई। बस हमारा दुर्भाग्य उन्हें सदा के लिए हमसे दूर ले गया। सुषमा जी रोने लगी। माँ जी ने बताया, मायके में सीढ़ियाँ से उतरते समय भाभी सीढ़ियों से लुढ़क गई। उनका सिर फट गया था। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया बच्चा पेट में ही मर चुका है। भाभी भी सीरियस हैं। हम खबर मिलते ही हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन बहू चंदा ने भी हमें अगले दिन छोड़कर चली गई। महेंद्र की तो दुनिया ही उजड़ गई है बेटा, पागल सा हो गया था। वक्त ने घाव पर मरहम तो लगा दिया, लेकिन वह हंसना मुस्कुराना भूल गया है। दूसरी शादी के लिए राजी ही नहीं होता। मैं महेंद्र बाबू के जीवन में घटी इस दुखद घटना को सुनकर बुद्ध सी बन गई। ऊपर से इतने शांत हृदय में ज्वालामुखी दबाए महेंद्र बाबू का गंभीर चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया। उस समय मैं अपना दुख, भविष्य की चिंता सब भूल गई। जिस समय अपने जीवन साथी की मृत्यु की पीड़ा हृदय में बसाए बैठी थी, उसी प्रकार वह भी उस पीड़ा को भोग रहे थे। शाम को महेंद्र बाबू कुछ देर से घर लौटे। चाय पीते हुए बताया कि ऑफिस में पुलिस आई थी मेरे बारे में पूछताछ करने। कुसुम जी, आपको यहाँ रहने में खतरा है। आंटी जी बोली, लेकिन बेटा ये बेचारी कहाँ जाएंगी, इसका तो कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। माँ, मैं इसका पूरा इंतजाम करके आया हूँ। मैं 2 बुरके लेकर आया हूँ। ये देखो, सुषमा और कुसुम जी सुबह 4 बजे वाली बस पकड़कर कानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बुरके में इन्हें कोई पहचानेगा नहीं। हफ्ते भर बाद मैं और आप वहाँ पहुँच जाएंगे और इनका कुछ बंदोबस्त कर देंगे। सुषमा जी के पति हमें लेने कानपुर बस स्टैंड पर आ गए थे। उन्हें रात को ही फ़ोन पर बता दिया गया था। वे काफ़ी मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। जैसा तय हुआ था, शनिवार महेंद्र बाबू भी अपनी माताजी के साथ कानपुर पहुंच गए थे। मैंने एक बात गौर किया कि जब मैं और महेंद्र बाबू इधर उधर होते तो बाकी तीनों कुछ खुसर फुसर करने लगते और हमें आते देखते ही चुप हो जाते।
मुझे लगा हम उनके घर में बोझ बनते जा रहे हैं। एक दिन चाय पीते हुए मैंने अपना निर्णय सुना दिया कि मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन आप कहाँ जाएंगी? महेंद्र बाबू एकदम बोल उठे। कहीं भी जहाँ किस्मत ले जाए। लेकिन ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं और न ही घर, कहाँ भटकोगी? सुषमा जी ने कहा। और जिन भेड़ियों से तुम बचकर आई हो, क्या वे कहीं और नहीं मिलेंगे? अकेली सामना कर लोगी उनका? आंटी जी मेरे पास आकर बैठ गई। इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सोचा था यहाँ से निकलकर गंगा में जा डूब मरूंगी। अचानक सुषमा जी के पति विजय जी ने जो कुछ कहा, जिसे सुनकर मैं और महेंद्र बाबू दोनों ही चौंक पड़े। उन्होंने कहा, देखो कुसुम, तुम और महेंद्र जी दोनों एक ही नाव में सवार हो। तुम दोनों ने ही अपने जीवन साथी को खोया है। तुम एक दूसरे के दर्द को महसूस कर सकते हो। क्यों ना तुम जीवन साथी बनकर एक दूसरे के जीवन में आई इस कमी को पूरा कर दो। विजय जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा। ये तो कुसुम जी की मजबूरी का फायदा उठाना हुआ। महेंद्र बाबू तैश में आकर बोले। देख महेंद्र, हम सभी ने सोच समझ कर यह उचित फैसला लिया है। तुम कब तक अकेले जिंदगी काटोगे और कुसुम बेसहारा कहाँ धक्के खाती रहेगी? तुम्हारे रूप में उसे एक मजबूत और सम्मानित सहारा मिलेगा। और मुझे मेरी बहू आंटी जी ने प्यार से मुझे गले लगा लिया। लेकिन माँ, मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है। आपने तो इनसे पूछे बिना ही अपनी राय इन पर थोप दी होगी। महेंद्र बाबू दुखी भाव से सिर झुकाए वहाँ से चले गए। मेरा दिल धौंकने की रफ्तार से चल रहा था। मैंने खुद इस विषय में कभी नहीं सोचा था। उन तीनों का चुपके चुपके बात करने का आशय अब समझ में आया। अपनी बेचारगी पर मुझे रोना आ रहा था। शक भी हो रहा था कि कहीं यह परिवार भी बाद में अपनी असली रंग न दिखा दे। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। मेरी जिंदगी की नाव तूफान में थपेड़े खाती इधर उधर डोल रही थी। कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। मैं चुप बैठी उनकी दलीलें और सहारा देने की बातें सोचती रही। थोड़ी देर के बाद सुषमा मेरे पास आई, मेरा हाथ थाम कर बोली, देखो कुसुम, हमने तो अपनी बात तुम्हें बता दी, लेकिन तुम्हारी स्वीकृति के बिना कुछ नहीं होगा। आज तक परिस्थिति की गंभीरता का अंदाज़ा तो तुम्हें लग ही गया होगा। यदि अभी भी जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। तुम्हारी यथासंभव सहायता भी करेंगे और नौकरी भी ढूंढ देंगे। लेकिन सोचो, अकेली रहकर तुम खुद को कितना बचा पाओगी? इसमें संदेह है। एक परिवार, पति का साथ और सम्मानजनक जीवन को ठुकराना चाहती हो तो तुम्हारी इच्छा। सुषमा जी कुछ क्षण मेरे मुख के भाव टटोलती रही, लेकिन उत्तर न मिलने पर एक गहरी सांस लेकर उठने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। दीदी, मैंने आप सबकी बातों पर गौर किया, लेकिन मुझे यह महसूस हो रहा है कि मुझ पर सहानुभूति और दया दिखाकर ही आप यह निर्णय ले रहे हैं। हो सकता है इस फैसले पर आपको बाद में पछताना पड़े। महेंद्र बाबू भी तो नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। मैं बहुत अपशगुनी हूँ सुषमा। ऐसा न हो कि मैं तुम्हारे भाई के जीवन में विष घोल दूँ। गला भर आने से मैं आगे न बोल पाई। कुसुम, सुषमा ने कहा, तुम अभी भी हमें अपना नहीं मान सकी हो, इसलिए यह सब कह पाई हो। भैया को मनाने की बात तुम हम पर छोड़ दो। न हम तुम पर दया कर रहे हैं, न ही कोई फायदा उठा रहे हैं। अब बोलो, तुम तैयार हो? मुझे इधर कुआं उधर खाई दिख रही थी। हर हाल में मुझे गिरना ही था, तो क्यों न रिस्क को उठा कर देखो। यह सोच के मैंने स्वीकृति को मैं सिर हिला दिया। सुषमा जी खुशी से मुझे बाहों में भरकर माँ को खुशखबरी सुनाने चली गई। शाम को महेंद्र बाबू मेरे पास आए और गंभीर स्वर में पूछा कि मैं किसी दबाव या मजबूरी में तो आकर फैसला नहीं लिया है। मैंने भी उनसे सवाल कर दिया कि क्या वे पूरे मन से ये रिश्ता निभाएंगे या मजबूरी में आकर मेरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूँ कुसुम। यदि तुम राजी हो तो पूरा प्रयत्न करूँगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैंने हामी भरी तो वे चुपचाप वहाँ से चले गए। फिर तो मौसी जी आनंद फानन शादी की तैयारियां शुरू हो गई। एक आर्य समाज मंदिर में साधारण तरीके से हमारा विवाह हो गया। विवाह में मेरी माँ भी आई थी। मेरे विवाह के पश्चात वे बनारस वापस लौट गईं। विजय जिया जी ने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था, जिसमें मैं और माँ जी शिफ्ट हो गए थे।
महेंद्र जी ने कुछ जगह नौकरी का आवेदन दिया था। 2 महीने के अंदर ही उनकी एक फर्म में क्लर्क के पद पर नियुक्ति हो गई। पुरानी नौकरी छोड़कर वो भी सदा के लिए कानपुर आकर बस गए। मेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं मौसी जी। मैं अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। सभी मुझे बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। महेंद्र जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे प्रेम और खुशहाली का प्रतीक मेरी कोख में पल रहा है। हम दोनों अपनी बीती जिंदगी दुख दर्द को बुरा सपना समझकर भूल चुके हैं। ससुराल के प्रत्येक सदस्य मेरे लिए मेरे मन में बहुत आदर है। मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, जिन्होंने मुझे एक पिंजरे की कैद से आज़ाद करा के एक उन्मुक्त स्वतंत्र आकाश दिया है, जिसमें मैं अपने पंख फैलाए सारे गगन को नापती रहती हूँ, निडर, स्वतंत्र और प्रसन्न भाव से। खुशी से कुसुम का चेहरा एक अनोखी आभा से दमक उठा। पत्नीत्व और मातृत्व का सागर उसकी आंखों में हिलोरे ले रहा था। मैं भाव विभोर होकर इस जीवन से भरपूर नई कुसुम को अब पलक निहार रही थी। इतिश्री। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी में कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक अवश्य करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।